गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हाउस प्रॉपर्टी के सारे वीडियोस आप लोग ने जरूर देखे होंगे। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर मैं आपसे वही सेम हमेशा एज यूजुअल जो पूछता हूँ कि कोई भी डाउट्स अगर आप लोग के हैं। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए थे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए और कहा था कि एक बार आप सॉल्व करना, तो आप लोग ने सॉल्व किए होंगे आई होप। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि हम लोग एक बार सारी क्योरी सारे जो डाउट्स हैं उसको कंप्लीट करें, फिर हम लोग नए चैप्टर पे जाएं। सो वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं और अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो डेफिनेटली रिप्लाई कीजिए, बताइए कि क्या आप लोग ने उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी और लास्ट क्लास का वीडियो जरूर देखा होगा आप लोगों ने। यस yes? क्या हो गया, कहाँ हैं सब लोग। प्लीज फटाफट से ज्वाइन कीजिए और जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए।
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये हमारे इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। देखिए, इसके पीछे कई सारी वजह है। अगर आप जितने भी लोगों से मिलोगे तो उसमें से आपको काफी लोग ऐसे मिलेंगे जो सैलरी से इनकम अर्न करते हैं, और काफी सेगमेंट ऐसा होगा जो बिजनेस या प्रोफेशन करते होंगे। ये दो बड़े सेगमेंट है हमारे इंडिया में, जहाँ पे एक सैलरीड क्लास और एक बिजनेस क्लास। अब सैलरीड के अंदर क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है कि भाई हर महीने नौकरी करनी है और मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलेगी, और 12 महीने में 12 महीने की सैलरी मिल जाती है, और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी सैलरी इनकम कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन बिजनेस पर्सन के साथ क्या होता है, वो हर रोज हजारों लाखों या मान लीजिए 100-200 कस्टमर से मिलता है, उनके साथ ट्रांजेक्शन करता है। जब उनके साथ वो ट्रांजेक्शन करता है, ऐसे एक दिन की नहीं, ऐसे 365 दिन की बात होती है, और ऐसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। और इन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनकी इनकम को कैलकुलेट करना और उस इनकम से जुड़े हुए सारे खर्चे के बारे में ध्यान रखना। और ये सब मिला के ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर इतने सारे प्रोविजंस हैं कि जिनको समझने में भी वक्त लगता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल पर्सन के लिए ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर हम सभी हेड्स की बात करें तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट वेटेज अगर हमें देना होगा तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर को ही देंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रोविजंस बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज भी यही रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको ध्यान होगा जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा था, और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था, हमने सेक्शन 22 से 27 की सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाई थी, और उस फ्रेमवर्क के थ्रू हमें आसान हो गया था कि हमें अब क्या सेक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या। यहाँ पे भी इस पूरे पीजीपी चैप्टर को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करने से हमें पता चल जाता है कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और सेकंड पार्ट में क्या, और थर्ड पार्ट में क्या। तो चलिए ऐसे ही फ्रेमवर्क बनाते हैं पीजीबी चैप्टर का, और देखिए इस पे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं, पार्ट नंबर 1, तो मैं यहाँ पे कहूंगा बेसिक कंसेप्ट। अब इस बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे हमें पहले पढ़ने को मिलेगा दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ऑब्लिक वोकेशन। फिर दूसरे पार्ट में हमें देखने को मिलेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल पीजीपी चैप्टर। पूरे पीजीपी चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नट शेल में पूरा चैप्टर हमारे सामने होगा। तीसरा हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी सेक्शन। ये चार्जेबिलिटी सेक्शन पढ़ने को मिलेगा। फोर्थ हमें पढ़ने को मिलेगा सेक्शन 29 मेथड टू कैलकुलेट बिजनेस इनकम। तो डेफिनेशंस हो गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ओवरऑल पीजीपी चैप्टर की, सेक्शन 28 हो गया, सेक्शन 29 हो गया। ये हमें देखने को मिलेगा दैट इज बेसिक कंसेप्ट के अंदर, यानी पार्ट नंबर 1 के अंदर। फिर हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, हमें पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन। डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन। और ये जो डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन है, इसके अंदर हमें टॉपिक मिलेंगे सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 तक। अब इसका भी अगर मैं फ्रेमवर्क बनाऊं तो इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक डिडक्शंस, स्पेसिफिक डिडक्शंस, और दूसरा होगा हमारा जनरल डिडक्शन। अब ये जो टॉपिक है स्पेसिफिक डिडक्शन, इसके अंदर हमें सेक्शंस देखने को मिलेंगे सेक्शन 32 36 सबसेक्शन 1,
और जनरल डिडक्शन में हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 2, जिसमें काफी बड़ा पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। जब पार्ट 3 में जाएंगे तो पार्ट 3 में हमें देखने को मिलेगा डिडक्शन डिसअलाउबिलिटी सेक्शन। डिडक्शन डिसअलाउबिलिटी। अब ये टर्म्स क्या हैं, ये आपको बेसिक ओवरव्यू जो हम करेंगे, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे तब उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो डिडक्शन डिसअलाउबिलिटी सेक्शन ये हमें देखने को मिलेगा पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हमें सेक्शंस देखने को मिलेंगे 37 2B से लेके सेक्शन 43B तक। ये सारे सेक्शंस हमें डिडक्शन डिसअलाउबिलिटी सेक्शन में देखने को मिलेंगे 37 2B से लेके 43B तक। ओके, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। अब देखिए, डिडक्शन डिसएबिलिटी सेक्शन हो जाता है पार्ट 4 में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है टॉपिक दैट इज डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम, इसमें हमें टॉपिक देखने को मिलेगा सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 41 सबसेक्शन नंबर 6 तक। डीम्ड इनकम ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज पार्ट 4 में। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आगे पार्ट 5 में। जब पार्ट 5 की बात होगी तो पार्ट 5 में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दैट इज डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, और इस डेफिनेशन में हमें सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 टू 43 सबसेक्शन नंबर 6 ये देखने को मिलेगा। इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो होगा हमारे लिए पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में हम लोग को देखने को मिलेगा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला पोर्शन हमें जो देखने को मिलेगा, उसमें सेक्शंस देखने को मिलेंगे सेक्शन नंबर 44 AA टू सेक्शन नंबर 44 AB। ये हमें देखने को मिलेगा पार्ट 6 में। फिर इसी तरह से हमें आगे देखने को मिलेगा पार्ट 7, और पार्ट 7 में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में। अब ये जो प्रिजम्पटिव इनकम है, प्रिजम्पटिव इनकम के ग्रुप में हमें देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 44 AD, सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 आपका AE। ये 3 सेक्शंस हमें प्रिजम्पटिव इनकम में देखने को मिलने वाला है। फिर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की तरफ, सॉरी पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब पार्ट 8 में हम बात करेंगे मिसलेनियस टॉपिक, मतलब जो बचे हुए टॉपिक सारे हम लोग ये पार्ट 8 में कवर करेंगे। इसमें कई सारे सेक्शंस हमारे सामने आएंगे, जैसे कि हमारे सामने आएंगे सेक्शन नंबर 43 A, सेक्शन 43 AB, सेक्शन 43 C, CA, ठीक है, सेक्शन 44 एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारे सामने कई सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये है हमारा पीजीपी चैप्टर का फ्रेमवर्क, जिसमें आप देख सकते हैं ये अराउंड 8 पार्टीशंस। हालांकि स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है, आपको बहुत माइन्यूटली दिख रहा होगा, लेकिन एक जस्ट आपके सामने रखने के लिए मैंने ये बनाया। तो ये प्रॉफिट एंड गेन्स जब चैप्टर की बात करेंगे सेक्शन 28 से 44 डीबी चलेगा, और उसका पूरा फ्रेमवर्क आपके सामने। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8। अब ये
सारे के सारे आठों पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अब मैं एक एक करके आपको इसके बारे में देख यहाँ पे जस्ट एक रीडिंग करके बता दूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ से कॉपी करें तो पार्ट नंबर दैट इज स्टार्टिंग से चैप्टर से, तो पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 पार्ट आप देख सकते हैं। हमारा चैप्टर का जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28 से 44 DB, और इसका फ्रेमवर्क में पार्ट 1 में आएगा बेसिक कंसेप्ट, दूसरे पार्ट में आएगा डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन, और तीसरे पार्ट में आएगा डिडक्शन डिसअलाउबिलिटी सेक्शन। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पार्ट के बाद। चलिए, अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 के बाद हम चलेंगे पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे पार्ट नंबर 4 में हमें पढ़ने को मिलेगा डीम्ड इनकम्स के बारे में। पार्ट 5 में डेफिनेशन, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन पार्ट 6 में हमें बहुत अच्छा टॉपिक देखने को मिलेगा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट किसको रखनी है और ऑडिट किसको करानी है। और उतना ही रिलेवेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पार्ट 7 जिसमें हम बोलेंगे प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में 3 सेक्शन आएंगे, 44 AD, ADA और AE, और फिर लास्ट आएगा पार्ट नंबर 8 मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें 43A, 43AB, 43CA, ठीक है ना, और 44, ऐसे कुछ सेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ से। अब देखिए जो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, हम पहले यहाँ पे आते हैं कि ये बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन क्या है, क्योंकि इसी को देख के हमारी इनकम, और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसी से जुड़ा हुआ है सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो पहले मैं एक बेसिक चीज बता दूं आपको, फिर उसके बाद हम लोग इसको पूरा डिटेल में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार बता दीजिए। जब भी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ भी कोई कमेंट है तो बता दीजिए रिगार्डिंग इस पार्टीशन। देखिए ये जो 8 पार्टीशन हैं, ये 8 पार्टीशन के थ्रू ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। आपकी मेंटलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फंडामेंटल्स पता चलेंगे, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, वोकेशन क्या होता है, चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या कहता है, और इनफैक्ट ये ओवरऑल पीजीपी चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये भी सब हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, दैट इज पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अगर समझ में आ गया तो आगे की पार्ट 2 आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए पार्ट 1 आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि आप लोग जो भी मुझे व्यू वॉच कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग मुझे टाइप करके बताइए कि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है क्या। इज देयर एनी इशू इन दी वॉइस। यस और नो, प्लीज टाइप करके फटाफट बताइए मुझे।
बिकॉज ये चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे, ताकि मैं ये जानूं कि भाई आप सब लोग को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज आप कोई मिस करें यहाँ पे, नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट। ओके प्रियंका। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओवरऑल इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आता हूँ डेफिनेशन के ऊपर भी। मेरा आज फोकस है ये पार्ट 1 के टॉपिक्स को कंप्लीट करना। देखते हैं जितना टॉपिक हम कंप्लीट कर पाए, जल्दबाजी कुछ नहीं, लेकिन हाँ इसको हम लोग टारगेट बनाएंगे कि आज की क्लास में इसको कंप्लीट करें। अब जरा यहाँ देखिए आप लोग सब लोग। अब देखिए होता क्या है, सपोज ये एक एसएससी है, ठीक है, इसका नाम है रमेश। अब ये रमेश एक बिजनेसमैन है। अब ये बिल्कुल ईमानदारी से हॉनेस्टली अपना बिजनेस रन करता है और अपनी इनकम को कैलकुलेट करता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये जो ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करता है, मतलब हर वो चीज जो खरीदता है उसको प्रॉपर बिल से खरीदता है, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करता है, डिजिटल पेमेंट करता है, और जब खर्चे भी करता है तो प्रॉपर तरीके से सारे खर्चे करता है। मतलब कहीं पे कोई चीटिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। तो कई बार होता है ना कि हम लोगों ने अगर 15,000 की सेल करी तो हम सेल सिर्फ 5,000 दिखाते, 10,000 की सेल गायब कर देते। काफी लोग ऐसे हैं कि सारी चीजें रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। 2 नंबर में, 2 नंबर का मतलब होता है कि 2 नंबर में गुड्स खरीदा और 2 नंबर से ही बेच दिया, यानी कैश में गुड्स खरीदा और कैश में ही सेल आउट कर दिया, ताकि वो हिडन रहे, किसी को पता ही नहीं चले। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस में अपने ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। 1,000 रुपए का कोई गुड्स होगा तो उसको बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे कि नहीं ये तो 4,000 में मैंने खरीदा, ये 1,500 में खरीदा। मतलब मैनिपुलेशन चलता रहता है हर जगह पे। बहुत सारे वे लोग अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चीटिंग करते रहते हैं। पर सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम यहाँ पे फ्रेम करने जा रहे हैं। मिस्टर रमेश जो है ये बिल्कुल हॉनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है और वो अपना बिजनेस ईमानदारी से रन करता है, ठीक है। अब जब ये बिजनेस अपना क्लियर दैट इज ईमानदारी से रन करता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब उसका प्रीवियस ईयर एंड होता है, तो प्रीवियस ईयर एंड होने पे वो अपना पीएनएल स्टेटमेंट बनाता है। वो अपना पीएनएल स्टेटमेंट बनाता है और इस पीएनएल के अंदर वो सारी इनकम और यहाँ पे सारे एक्सपेंस रिपोर्ट करता है। वो एक एक करके अपनी सारी इनकम दिखाता है और अपने सारे एक्सपेंस भी दिखाता है। एट द एंड उसको पता चलता है कि उसका नेट प्रॉफिट कितना है। उसे देखा कि उसका नेट प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए। अब रमेश ने देखा कि मेरा बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख रुपए आ रहा है, और उसको एक टेंटेटिवली वो देखता है कि यार 5 लाख का प्रॉफिट है, तो टेंटेटिवली अगर मैं हायर टैक्स भी पकड़ू तो 30% के हिसाब से मेरा 1.5 लाख रुपए का टैक्स हो जाएगा, और ये 1.5 लाख रुपए का टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तब भी कोई बात नहीं, 3.5 लाख रुपए तो मेरी जेब में है। ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख रुपए। इस पे जैसे टैक्स 1.5 लाख का लगेगा, उसके बाद उसको पता है कि 3.5 लाख मेरी जेब में रहने वाले। अब देखो कितनी नॉर्मल सोच के साथ वो बैठा है। वो प्रॉपर तरीके से अपनी बिजनेस फॉलो करता है, ईमानदारी की तरीके से हर चीज को रिकॉर्ड करना, यानी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है। एवरीथिंग इज फीडेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम्स का है। कहीं पे कोई मैनिपुलेशन नहीं, प्रॉपर अकाउंटिंग के बेसिस पे अब उसकी इनकम आ चुकी है 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख रुपए पे वो सोचता है कि भाई 30% का टैक्स लग भी जाएगा तो 1.5 लाख का लगेगा, और 3.5 लाख तो मेरी जेब में बचने वाला है। ये उसकी सोच है। अब वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जब 5 लाख रुपए दिखाता है और 3.5 दैट इज 1.5 लाख रुपए का टैक्स ऑफर करता है, तो इनकम टैक्स के पास जाता है। तो इनकम टैक्स को बोलता है कि देखो सर, मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं और इस 5 लाख रुपए के ऊपर 30% के हिसाब से 1.5 लाख का टैक्स होगा, तो ये 1.5 लाख का टैक्स आप ले लीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि रमेश और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में वर्चुअली बातें हो रही है। तो अब इनकम टैक्स बोलता है कि रमेश जी, मैं कैसे मान लूं कि आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए है वो सही है। तो रमेश कहता है आपको यकीन नहीं आता तो चेक कर लो।
आप मेरे अकाउंट्स हैं, आप सामने देख लो और आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं। मेरे को पता है कि मैंने सब चीजें ईमानदारी तरीके से रिकॉर्ड करी, कहीं पे कोई फ्रॉड नहीं है। तो वो कहता है चलो ठीक है, आप अपनी बुक्स भेजिए, मैं अकाउंट सारे चेक करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ये सही के गलत है। तो मैं आपकी बात पे एक बार तो रैंडमली फॉलो नहीं, मतलब विश्वास नहीं करता। आप अपनी बुक्स भेजिए। अब रमेश ने अपनी बुक्स, अपना पीएनएल वगैरह सब भेज दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीएनएल को चेक कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, इनकम टैक्स अपने हिसाब से काम करता है, रमेश अपने हिसाब से काम कर रहा था, रमेश को अपने आप पे पूरा भरोसा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल न्यूट्रल होके, कोई बायस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं, वो बिल्कुल एक परफेक्ट अपना प्रोफेशनल तरीका जो अपनाता है वो तरीका अपना रहा है और इनकम टैक्स अपना काम बेखूबी अच्छे से कर रहा है। इनकम टैक्स ने बोला कि आप एक बार अपनी बुक्स दे दो, मैं देख लेता हूँ, अगर आप सच कह रहे हैं तो 5 लाख पे 30%, 1.5 लाख टैक्स हम ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, तो हमें चेक करने दीजिए। तो ठीक है, कि जो हॉनेस्ट आदमी होता है उसको कभी तकलीफ नहीं होगी, बोलेगा बिल्कुल सर कल लेते हो तो आज ही ले लो बुक और चेक करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके सारे एक एक करके पीएनएल स्टेटमेंट को देख रहा है, बुक्स को देख रहा है। अब पीएनएल स्टेटमेंट को जब वो देख रहा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या देखा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि सर आपका ये जो एक्सपेंस है उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम है। जैसे ये वाले खर्चे सही है, ये खर्चे सही है, पर आपका ये वाला खर्चा मैं नहीं मानता, सेकंड खर्चा भी नहीं मानता, बाकी ये वाला खर्चा भी सही है। तो आपके दो एक्सपेंस को तो मैं कंसिडर नहीं करता, ऐसा इनकम टैक्स मार्किंग करके बता रहा है रमेश को। और इनकम में भी कहता है कि सर ये इनकम सही है, ये इनकम सही, पर ये वाली इनकम हमें कंसिडर नहीं, सही नहीं लगती, हम इसको इग्नोर करते हैं, और ये सही है और ये सही है। तो फाइनली इनकम टैक्स बोलता है कि सर ये वाली इनकम को एक्सक्लूड, बाहर निकालो, रिमूव कीजिए, एक्सक्लूड मतलब रिमूव कीजिए इसको, और ये दोनों एक्सपेंस को भी बाहर निकालिए, इसको रिमूव कीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आपके नेट प्रॉफिट जो था 5 लाख रुपए का, अब इसमें जब ये एक्सपेंस रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, जब आपके प्रॉफिट, आपके पीएनएल स्टेटमेंट में से अगर कोई एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाहर निकालती है, रिमूव कर देती है, तो क्या होगा, जब वो खर्चे बाहर निकल जाएंगे और ये खर्चे का अमाउंट है सपोज तकरीबन मान लीजिए 3 लाख रुपए का, इट्स अराउंड 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए के खर्चे बाहर हो गए, निकल गए, तो क्या होगा बताइए। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, मुझे ये बताइए। आपने पीएल में और डेबिट साइड में ऑलरेडी कुछ खर्चे लिख रखे थे, इनकम टैक्स ने चेक किए, उसको दो खर्चे अच्छे नहीं लगे, समझ में नहीं आया, और उन्होंने वो दो खर्चे को बाहर निकाला, उसका टोटल अमाउंट बैठा था 3 लाख रुपए, तो 3 लाख के खर्चे आपके पीएनएल से बाहर हो गए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका क्या इंसिडेंस देखने को मिलेगा आपके 5 लाख के प्रॉफिट पे, 5 लाख का प्रॉफिट बढ़ेगा या घट जाएगा, क्या होगा पता है? प्रियंका, खुशबू, तनिषा, प्रिया, अर्पित, अर्णव, दिव्या, बताएं क्या होगा यहाँ पे इस 5 लाख पे? आपका 5 लाख का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। प्लीज फटाफट टाइप करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे बढ़ना है। आपके पीएनएल में से, मतलब रमेश के पीएनएल में से 5 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट था, अब इनकम टैक्स ने जब चेक किया तो पीएनएल में देखा कि दो खर्चे गलत हैं, तो उन दो खर्चों को पीएनएल के साइड से, डेबिट साइड से निकाल दिया गया। अब उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे क्या आएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस प्रियंका, इंक्रीज होगा, वेरी गुड। तो देखिए, अब 5 लाख के प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि जब हमारे खर्चे बाहर हो गए तो खर्चे कम हो गए, और खर्चे कम हो गए तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ना था, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, और अब हमारा प्रॉफिट का फिगर हो गया 8 लाख रुपए। अब क्या हुआ, अब उसी तरह से सेम हम बात करेंगे यहाँ पे भी, दैट इज इनकम की बात करेंगे, तो इनकम भी, एक इनकम बाहर हो गई, तो जब एक इनकम बाहर हो गई तो उसका इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट पे क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ये इनकम का अमाउंट मान लेते हैं 50,000 रुपए का है, 50,000 रुपीज, ठीक है। तो 50,000 का ये इनकम था, वो बाहर हो गया, तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। ये अभी हमारे पास प्रॉफिट आया इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर इनकम टैक्स ने कुछ और चीज देखी, और इनकम टैक्स ने कहा कि देखो यार, ये वाला जो खर्चा है ना,
ये मैंने अलाउ तो किया है, मेरे हिसाब से सही तो है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशन आपने पूरी नहीं करी, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले खर्चे को भी बाहर निकाल रहे हैं, आपको इसको बाहर रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड फेज में वो क्या कह रहा है कि जो खर्चे सही थे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन आप पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए हम उसको बाहर निकाल। ये बातें सब आपको आगे अपने आप रिलेट होंगी, आप समझ जाओगे कि मैं ये एग्जांपल ऐसे क्यों बना रहा हूं और इसका किसके साथ क्या कनेक्शन था। फिलहाल देखिए इनकम टैक्स का काम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसने रमेश के पीएनएल को उठाया और पीएनएल को चेक किया तो दो खर्चे उसको सीधे सीधे गलत लगे, उसने उसको बाहर निकाल दिया, एक इनकम गलत लगी उसने बाहर निकाल दिया। अब जो खर्चे सही थे उसमें भी वो कोई नुक्स निकाल रहा, कह रहा है कि इसमें कुछ कंडीशन थी, वो कंडीशन आप पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए इस खर्चे को भी बाहर निकालो। चलिए ठीक है, अब वो खर्चे का अमाउंट कितना था, इस खर्चे का अमाउंट 1.5 लाख रुपए था, 1,50,000 रुपीज। अब ये खर्चा अगर बाहर हो जाएगा तो डेफिनेटली वापस हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 9 लाख रुपए, 9 लाख। अब इनकम टैक्स बोलते हैं हाँ ये हमारे हिसाब से फाइनल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये 9 लाख रुपए हम कंसिडर करेंगे एज अ नेट प्रॉफिट और इस 9 लाख पे 30% यानी 2,70,000 का टैक्स हम लगा लेंगे। अब रियलिटी देखो हुआ क्या, अब रमेश कहता है नेट प्रॉफिट कितना है, रमेश कहता है नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, तो टैक्स कितना बनना चाहिए, 1.5 लाख। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि नेट प्रॉफिट 5 नहीं 9 लाख रुपए है और इसका टैक्स कितना है 270। तो अब रमेश के साथ क्या होगा, रमेश के साथ ये होगा कि रमेश के हाथ में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन टैक्स के नाम पे कितना माइनस हो जाएगा, 2,70,000 रुपीज, और बैलेंस कितना बचेगा रमेश के हाथ में, 2,30,000 रुपीज। अब आप जरा सोचिए, यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है। अब रमेश भी अपना दिमाग लगा रहा है, रमेश कहता है मैंने हकीकत में 5 लाख रुपए कमाए, कोई बेईमानी नहीं, कुछ भी नहीं, और इनकम टैक्स ने अपने हिसाब से एक नया प्रॉफिट निकाला, उस पर टैक्स ले लिया 2,70,000 रुपए, जो मेरे 5 लाख में से निकल गए, तो मेरे हाथ में हकीकत 2,30,000 बचे हुए। ये रमेश कह रहा है कि 2,30, तो 5 में से सिर्फ 2,30 ही मेरे पास बचे, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो डिपार्टमेंट 50% से भी ज्यादा, लगभग 55% टैक्स ले चुका है मुझसे, और मेरे पास छोड़े कितने, सिर्फ 230। तो मैंने कमाया किसके लिए, मतलब कमाने के बदले मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे पास नहीं रह रहा है, वो तो डिपार्टमेंट के पास चला गया। रमेश कहता है कि अगर कहीं गलती से, अगर इनकी इनकम 9 लाख की जगह 9 लाख की जगह अगर 9 लाख की जगह अगर 15 लाख हो जाती, उनकी कैलकुलेशन के आधार पे अगर ये इनकम 15 लाख रुपए हो जाती, 15 लाख रुपीस, तो 15 लाख का 30% कितना होता, 4.5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख में से 4.5 ले जाते और मेरे हाथ में कितने बचते, सिर्फ 50। ये क्या तरीका है। उसमें एक और ख्याल आता है कि चलो ये तो ठीक है 15, और 15 की जगह अगर 20 लाख वो लोग अगर मेरी इनकम मान लेते तो कितना होता, 30%, 6 लाख रुपए। मतलब जो 5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं वो 5 के 5 तो पूरे जाएंगे ही जाएंगे, जीरो बचेगा, और मुझे फर्दर ट्रांसफर करना पड़ेगा 1 लाख रुपए अपने घर से, लॉकर से निकाल के, बैंक में से निकाल के, मतलब जो कमाया वो भी दे दो और जो पुरानी जमा पूंजी है वो भी 1 लाख रुपए निकाल के दो। ये बात रमेश को डाइजेस्ट नहीं हुई, रमेश को क्या, शायद आपको भी नहीं होगी और किसी को भी नहीं होगी, मतलब यहां पे समझ में नहीं आ रहा है आखिर इनकम टैक्स ने किया क्या, क्या किया उसने ऐसा कि आपका प्रॉफिट और उनके प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क हो गया। और इनकम टैक्स कहता है हम बिल्कुल असूलों के पक्के हैं, हमने कोई काम मन मुताबिक नहीं किया, हमारे मन से नहीं किया या रैंडमली किया, हमने हर चीज पे प्रॉपर लॉ के सेक्शंस लगाते हुए आपके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। मतलब अगर मान लीजिए उन्होंने आपका प्रॉफिट 20 लाख रुपए भी निकाला है तो वो ये दावा करते हैं कि ये एज पर एक्ट है और उसका टैक्स 6 लाख होता है। आपने भले 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो 6 लाख का टैक्स चाहिए। और आप भी एक तरफ ईमानदारी का पूरा प्रूफ दे रहे हैं, तो आपको एक बार 6 लाख, जब सरकार ने कह दिया, एक्ट ने मान लिया है, तो आपको देना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो 5 लाख का प्रॉफिट पूरा आपका चला गया, इनफैक्ट 1 लाख और देना पड़ेगा। ये बहुत अजीब सी विडंबना है कि ये हुआ कैसे, दोनों आदमी इतने क्लियर, इतने सही, तो किस पे विश्वास करें किस पे नहीं, आखिर हुई कहां चुप, प्रॉब्लम क्या हो गई। यही प्रॉब्लम को आपको एनालिसिस कर, और अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन यही चीज तो हमें ढूंढनी है। और जो स्टूडेंट ये चीज ढूंढ लेता है उसके लिए
पार्ट 2 से लेके पार्ट 8 तक पढ़ना आसान हो जाता है और उसको पता चलता है, उसका विजन क्लियर हो जाता है कि मैं पार्ट 2 क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसको वो डिफरेंस निकाल। तो आखिर हमें ढूंढना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से, कि हुआ क्या। हुआ ये कि ये जो रमेश है, इसने ईमानदारी से बुक्स रखी है, ईमानदारी से सारा काम किया, लेकिन इसने जब अपनी बुक्स रखी तो इसके दिमाग में क्या चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी। वो सिर्फ अकाउंटेंसी फॉलो कर रहा था। और जब इनकम टैक्स इस पीएनएल को देख रहा है तो इनकम टैक्स के दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट, उसको अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जहां अकाउंटेंसी अपना अलग रास्ता तय करती है और इनकम टैक्स अपना अलग रास्ता तय करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स में तालमेल नहीं है। इनकम टैक्स बिल्कुल अलग हटके चल रहा है और अकाउंटेंसी अपने अलग हटके चल रही है। तो अब करें क्या एज ए प्रोफेशनल पर्सन। हम अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्लाइंट को यह समझाना होगा कि देखिए सर, आप अपनी अकाउंटेंसी रखना बिल्कुल सही है, लेकिन इस अकाउंटिंग को एक फर्दर स्टेप हायर लेवल पे लेके जाइए। अब हायर लेवल का मतलब कि कुछ इस ढंग से रखने की कोशिश कीजिए कि आप अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे वो इनकम टैक्स को समझ में आए, इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो, यानी आप दोनों के कंसेप्ट में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कैसे। ये हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि रमेश ने एक सामान खरीदा। अब रमेश ने सामान खरीदा, रमेश ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदता है, तो जनरली उसने गुड्स खरीदा, हमने देखा ना दो खर्चे बाहर हो गए, 3 लाख रुपए के यहाँ पे ये वाले। तो हुआ क्या था, रमेश ने एक सामान खरीदा 1.5 लाख रुपए। कहां से खरीदा, अपने किसी सप्लायर से खरीदा। अब सप्लायर ने उसको रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज सर, मुझे कैश की बहुत इमीडिएट नीड है, तो आप मुझे चेक मत दीजिए, चेक कैश दे दीजिए। तो रमेश ने कैश दे दिया उसको कि ठीक है चले यार, कभी नहीं बोलता वो आज बोल रहा है, मेरी पॉलिसी है कि मैं चेक से पेमेंट नहीं करता, लेकिन तू कह रहा है तो मैं तेरे बात इग्नोर नहीं करूंगा, मैं कैश में पेमेंट करूंगा। तो रमेश ने एंट्री क्या पास की होगी, परचेस ऑफ गुड्स किस समय, तो परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट, यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंट्स मना करता है क्या कि कैश में एंट्री मत कीजिए? अकाउंट्स ऐसा बोलेगा टू कैश कभी लिख नहीं सकते, आपको बैंक ही लिखना चाहिए। अकाउंट तो बहुत सिंपल है कि आप कैश में पेमेंट करो तो कैश लिखो, बैंक में पेमेंट करोगे तो बैंक लिखो, उसको तो एंट्री से मतलब है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब रमेश ने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेज अकाउंट को अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट में कैश क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। अब ये बात इनकम टैक्स को पसंद नहीं आती। इनकम टैक्स कहता है कैश में ट्रांजेक्शन करना हमारे लिए गैर कानूनी, हमारे लिए गलत है, हम तो एक्सेप्ट नहीं करते। हमने तो एक लिमिट बना दी 10,000 रुपए की, उससे ज्यादा अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है और एक ही आदमी दिन में एक ही आदमी को आपने 10,000 से ऊपर का कैश दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी, हम इस खर्चे को मानते ही नहीं है, हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब आपने 1.5 लाख की परचेस हकीकत में की है, आप जानते हैं, बिल है, प्रूफ है, सब कुछ है। इनकम टैक्स बोलता है हम देख रहे हैं, हाँ प्रूफ है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे पॉलिसीज, हमारी प्रिंसिपल्स, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे नियम ऐसे बने हैं, वो ये कहते हैं कि 10,000 से ऊपर का कोई भी कैश एक्सपेंडिचर अगर एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को दिया गया है, हटा दो उसको पीएनएल। तो हम भी हमारे प्रोविजन से मजबूर है, इसलिए हमने आपके ये एक खर्चा 1.5 लाख का हटा दिया। बिल्कुल। अब दूसरा खर्चा, अब दूसरे खर्चे भी सर ऐसे ऐसे अनगिनत पॉइंट्स हैं। अब दूसरे खर्चे भी कुछ ऐसे थे जो अकाउंटेंसी में अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है ये हमारे प्रोविजन में सेट नहीं होता और हम प्रोविजन से चलेंगे और हमारे प्रोविजन के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे। ऐसे करके 3 लाख के खर्चे आपके बाहर हो गए। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने एक और फिर एग्जांपल लिया था इसी में कि एक खर्चा अलाउ था, सब कुछ सही था, लेकिन बाद में इनकम टैक्स बोले कि आपने हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए इन एक्सपेंस पे कुछ कंडीशन थी, आपने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम इसको बाहर निकाल। इसका उदाहरण देता हूं। इनकम टैक्स कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने हाँ, आपने बैंक से लोन लिया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेता आदमी, अब उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लगना था, तो इंटरेस्ट लेवी हो रहा है हर साल, तो हर साल इंटरेस्ट लग रहा है 15-15 हजार, हर महीने इंटरेस्ट लग रहा है 15-15 हजार रुपए का, साल भर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,80,000। आपने वो 1,80,000 इंटरेस्ट डेबिट कर दिया पीएनएल। क्या गलत किया इसमें? तो इनकम टैक्स बोल रहा था शुरू में जब उसने चेक किया हाँ ये सही है खर्चा, लेकिन बाद में जब सेकंड राउंड पे वो निकला, वो कहता है कि यार इस पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको ये टैक्स इंटरेस्ट का पैसा पे कर देना चाहिए बैंक को, आपने तो इसका पेमेंट किया ही नहीं अभी तक। अब मुझे बताओ, बुक्स में जब हम अकाउंटेंसी रखते हैं
तो क्या ऐसा होता है कि पेमेंट ही करना होगा तो ही खर्चे की एंट्री कर सकते हैं? आपने किसी के खर्चे का पेमेंट नहीं किया तो वो एंट्री नहीं लिखनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना। अकाउंटेंसी में होता है ना कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, हमने ये ड्यू कर दिया एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, पास हो गई एंट्री। तो अब इंटरेस्ट पेबल हमारी लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी में शो कर रहे हैं, जब भी पे करेंगे तब ये लाइबिलिटी को हटा देंगे। हमने बैंक वाले से बात करी कि सर अभी 1-2 साल हमारी तकलीफ है, अभी हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे कोरोना की वजह से, और बैंक के रूल से बैंक ने बोला हम मान लेते हैं, हम आप बाद में पे कर। अब बैंक को दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों की बात हो चुकी है। अब मैंने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, मेरा खर्चा तो लग ही रहा है, लेकिन पेमेंट बाद में करूंगा, लाइबिलिटी मेरी बढ़ती जा रही है। अब इनकम टैक्स वहां से आके बोलता है कि नहीं नहीं सर ये क्यों किया, हमारे नियम में तो ऐसा है ही नहीं। हमने नियम बना रखा है कि अगर इंटरेस्ट जैसे एक्सपेंस और भी बहुत सारे खर्चे, एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसा है, अगर आप इसका रिटर्न फाइल करने पहले तक पेमेंट नहीं करते हो तो आप ये खर्चा पीएल से बाहर निकाल, और इस एसेस ने रिटर्न फाइल करने से पहले ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं किया था, तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ थोड़ी, लाइबिलिटी शो हो रही है। लेकिन इनका बोलता है नहीं आप इसको बाहर निकालो। तो ये जो 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ पे निकाले थे, ये 1.5 लाख रुपए ये वाले, तो इसने बाहर निकाल दी। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती। तो इस तरह से करते करते उन्होंने हमारे एक्सपेंस को बाहर निकाला, कुछ इनकम को बाहर निकाला, और फाइनली हमारा प्रॉफिट कहां पहुंच गया? 9 लाख। तो उनकी कैलकुलेशन मतलब उन्होंने अपने नियम को दिमाग में रख के प्रॉफिट निकाला तो 9 लाख है, और हमने हमारे अकाउंटेंसी प्रिंसिपल यानी हम मतलब रमेश ने अपने प्रोविजंस को दिमाग में रख के अपनी कैलकुलेशन, अपनी अकाउंटेंसी को ध्यान में, उनके रमेश के प्रोविजंस क्या होते हैं? रमेश की अकाउंटेंसी, जो बेसिक अकाउंटेंसी के रूल्स हैं उसको दिमाग में रख के जब उसने प्रॉफिट बनाया तो प्रॉफिट 5 लाख आया। अब देखो अंतर यहां आ गया, अब ये 5 लाख और वो 9 लाख, और आपने हकीकत में वैसे ही 5 लाख कमाए, लेकिन उनकी गणित तो 9 लाख। तो आपने ऐसी गलती करी, क्या गलती करी? ये गलती रमेश की है। रमेश को कुछ ऐसे नियम अडॉप्ट करने चाहिए थे कि जो अकाउंटेंसी में भी परफेक्ट है और वो मैच भी कर रहे हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। मतलब एक प्रोफेशनल पर्सन का क्या काम है? अब हमारा काम है रमेश जैसे लोगों को ये गाइड करना कि नहीं सर ऐसे पेमेंट मत करो, नहीं सर आप इस तरह से इसका भुगतान तुरंत कर लो, ये काम ऐसे मत करो, ये काम ऐसे करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे हम जो बता रहे वैसे नहीं करोगे तो आपके वो जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो इनकम टैक्स से मैच नहीं करेंगे, और आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा झटका लग जाएगा उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। और आप अगर उनको तालमेल बिठा के सेट करने की कोशिश करोगे तो आपके प्रॉफिट और उनके प्रॉफिट में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। छोटा मोटा वेरिएशन तो हर बार होता है, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी वो आपका जो क्लाइंट जिससे आपने परचेस करके लिया, आप उसने कितनी मेहनत कर ली कि सर आप मुझे 1.5 लाख कैश में, आप मना कर दो कि सर तेरी बात मानूंगा तो मेरा घाटा हो जाएगा। अब क्या घाटा हो जाएगा? भाई तू 1.5 लाख रुपए का कैश लेके जाएगा, और जब मैं वो पीएल में डेबिट करूंगा अकाउंटेंसी एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स मानने को तैयार नहीं होगा, और वो 1.5 लाख जैसे ही बाहर निकलेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और 1.5 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ना यानी जानता है 1.5 लाख पे 30% डायरेक्ट 45,000 का टैक्स मेरा बढ़ जाए। अब बैंक वाली की बात हुई, बैंक वाले को हम बात करके क्या सब कुछ है, लेकिन हमें पता है कि इनकम टैक्स मानने वाला है नहीं, तो अब वो इंटरेस्ट का भुगतान तो हमें रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो खर्चा बुक ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ऐसी कई तरह की समस्या होती हैं। तो हमारा काम बस ये है कि हमें अकाउंटेंसी के साथ इनकम टैक्स के प्रोविजन को भी दिमाग में रखना है, और दोनों को मैच कर, दोनों को साथ में लेके हमें हमारी बुक्स बनानी, ताकि अकाउंटेंसी का प्रॉफिट और टैक्स, आपके इनकम टैक्स का प्रॉफिट दोनों मैच हो जाए। और मैच नहीं भी हो तो छोटा मोटा वेरिएशन चल सकता है, पर ज्यादा वेरिएशन नहीं चलना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब तक जो मैंने डिस्कस किया इसमें किसी को कोई डाउट? यस प्रियंका, और भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज बताएं। जो एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में जो सारी चीज डिस्कस करी, इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए। अब इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अब नियम क्या है इनकम टैक्स के जो हमें ध्यान रखने होंगे, ताकि हम ऐसी गलती ना करें रमेश जैसी, और हमारा प्रॉफिट इतना चेंज ना हो जाए कि अकाउंट्स में अलग और इनकम टैक्स में अलग। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके प्रियंका, तो कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब जरा यहां पे देखिए, अब नियम ये है, अब जरा यहां पे ध्यान से देखना। अब नियम क्या है? नियम ऐसा है कि जब आप इनकम टैक्स को अपने दिमाग में रखोगे और जब पीएनएल बनाओगे,
तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब अकाउंटेंसी भी चल रही है, आपकी बुक्स भी बन रही है, तो भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये साइड होता है एक्सपेंस का और ये होता है इनकम का, ये हम सब जानते हैं। अब कोई भी एक्सपेंस, ये यहाँ पे एक सपोज मान लीजिए ये दरवाजा है, ये वॉल है, एंट्री गेट है, और यहाँ पे भी ये दरवाजा है, ये एंट्री गेट है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो एक्सपेंस है बराबर, अब वो एक्सपेंस 1 2 3 4 जो भी एक्सपेंस हमारे सामने है, जितने भी एक्सपेंस है, एक एक करके सारे एक्सपेंसेस दरवाजे तो होते हुए यहां अंदर जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में आने वाला है। यहां पे इस गेट पे एक एक गार्ड बैठा हुआ है। अब ये गार्ड को ये कहा गया है कि भैया तू चेक करना कोई भी खर्चा डायरेक्ट अंदर नहीं जाए, कोई भी खर्चा डायरेक्टली अंदर एंटर ना करे। जब कोई भी खर्चा इस डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में आने वाला होगा, तो उससे तू पूछ लेना कि तुम किसके कहने पे आए हो। अब जो मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान समझना, इनकम टैक्स का नियम साफ है कि कोई भी खर्चा अगर डेबिट साइड में आता है तो वो यूं ही नहीं आना चाहिए, इट शुड बी अलोंग विद द हेल्प ऑफ एनी सेक्शन। यानी पीजीपीपी के अंदर, अब ये हम पीएनएल बना रहे हैं पीजीपीपी के अंदर, और जब पीजीपी का पीएनएल बना रहे होते हैं और डेबिट साइड में जब वो एक्सपेंस की बात करते हैं, तो कोई भी खर्चा डेबिट साइड में यूं ही नहीं आके बैठ जाएगा कि हाँ ये मैंने खर्चा किया, इसको डेबिट साइड में डाल दो, इसको खर्चे की तरह कंसिडर कर लो। नहीं, आपके पास सेक्शन 32, 37, 1 इनमें से कोई एक सेक्शन का नाम लेके आपको जाना होगा। तो गार्ड को बोल रखा है कि कोई भी बंदा अगर 30 से लेके 37(1) के सेक्शन का नाम लेके अगर अंदर आएगा तो दरवाजा खोलना और उसको अंदर बैठने देना। और अगर किसी को, जब जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे 50-60 खर्चे आ गए, एक एक करके गार्ड के पास जा रहे, गार्ड को बोलते हैं कि सर मुझे एक अंदर जाना है, तो गार्ड बोलता है तुम किसके कहने पे आए हो, तो वो खर्चा कहता है सर हम 32 के कहने पे आए, तो गार्ड दरवाजा खोलेगा, बोले जा तू बैठ जा। कोई कहेगा सर हम 35 के कहने पे आए, जा तू जाके बैठ जा। कोई कहेगा मैं 30 के कहने पे आया हूँ, जाके बैठ जा। मैं 37 के कहने पे आया हूँ, जाके बैठ जा। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे कहेंगे नहीं सर हमारे पास से कोई सेक्शन का नंबर ही नहीं है, तो उसको क्या कहेगा गार्ड, तू बाहर ही बैठा रहे, तू अंदर नहीं आ सकता। इट मीन्स कोई भी एक्सपेंस जब आप अपने बिजनेस पे इंकर कर रहे हो, उस खर्चे को पीएनएल के डेबिट साइड में जाने का मौका नहीं मिलेगा अगर आपके पास कोई रिलेवेंट सेक्शन 32, 37 नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 32, 37 इनकम टैक्स ने बनाए हैं ये कह के कि अगर इन खर्च सेक्शन के अंदर जो जो खर्चों के नाम, यानी जो जो एक्सपेंस के नाम लिए गए हैं, वो एक्सपेंस अगर आप करते हो तो आप पीएनएल के डेबिट साइड में जाके बैठ जाओ, वरना आप नहीं जा सकते। इसलिए इन खर्चों को 30, 37 जो सेक्शन है उसको हम बोलते हैं अलाउबिलिटी सेक्शन। क्या बोलते हैं? डिडक्शंस अलाउबिलिटी सेक्शन। ये अलाउ करते हैं कि हाँ तुम्हारा डिडक्शन मिल जाएगा, जाओ तो हमारा नाम लेके बैठ जाओ। तो जब भी एक बहुत प्रैक्टिकल सच है ये, जब भी कोई खर्चा आपके सामने दिखाई देगा और आपकी इच्छा हो रही होगी कि मैं इसको पीएल के डेबिट साइड में बिठा दूं, पर आपको तब रोका जाएगा और कहा जाएगा कि आप एक सेक्शन का नाम बताएं कि जिसके दम पे आप कह रहे हो कि हाँ सर इस सेक्शन में लिखा हुआ है इसलिए मैं खर्चे को यहाँ पे लाके बैठ रहा हूँ। जब तक आपके पास कोई सेक्शन का नाम नहीं होगा आप उस खर्चे को पीएल के डेबिट साइड में जाके नहीं बिठा सकते, वो खर्चा नहीं जा सकता, वहां पे अलाउड ही नहीं है। तो आपको हमेशा हर वक्त, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बोलता हूं, मैंने बिजनेस किया, बिजनेस के लिए मैंने एम्प्लॉयज को रखे और एम्प्लॉयज को अब मैं सैलरी दे रहा हूं, ठीक है, मैं रेंट भी दे रहा हूं अपनी बिल्डिंग का, मैं एडवर्टाइजमेंट भी करवाता हूं। अब क्या हुआ, मैंने सैलरी दी सबसे पहले, अब सैलरी, अब एम्प्लॉय को सैलरी देना तो बहुत नॉर्मल है, तो मुझे लगेगा सैलरी का खर्चा तो सब मिलना चाहिए, मैं जाके पीएन में डेबिट करूं। लेकिन नहीं, आप अपने आप से पूछोगे क्या सेक्शन 30 से 37(1) में कोई ना कोई सेक्शन है जो मुझे सैलरी को पीएल के डेबिट साइड में ले जाने के लिए परमिट कर रहा है? तो मुझे पता चला हाँ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, 5, 5A और 37 ये सब मिलके मुझे कहते हैं जाओ तुम पीएल के डेबिट साइड में बैठो। तो जब गेट पे जो आदमी होगा मैं कहूंगा सर मैं 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, 5, 5A और 37 के कहने पे मैं अंदर आ रहा हूँ, वो दरवाजा खोलेगा और आपको अंदर बैठने देगा। उस तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, तो एडवर्टाइजमेंट का किया तो आपने जब सोचा कि यार एडवर्टाइजमेंट किया बिजनेस में ये तो अलाउ होना चाहिए, तो मैं जाके डेबिट कर दूं, नहीं, आपको पहले ये सोचना होगा कि 30 सिटीजन में किसने मुझे मेरे इस एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस को कंसीडर करते हुए बोला है कि हाँ जाके बैठ जाता है। तो जब मैंने देखा तो पता चला 37 ने बोला है कि हाँ एडवर्टाइजमेंट का डिडक्शन मुझे मिलेगा, मैं जाके वहां बैठ गया। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनना, मैंने सपोज मैंने कुछ सरकारी काम करवाने थे, अब सरकारी काम करने के लिए मैंने 500 रुपए की रिश्वत एक बाबू को दी, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, मैं तो बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
अब देखिए, अब बुक्स कभी नहीं कहता, अकाउंटेंसी कभी ये नहीं कहता कि लीगल खर्चे को रिकॉर्ड करो, इनलीगल खर्चे को रिकॉर्ड मत करो, उससे उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर ब्राइब की भी एंट्री होगी तो मैं लिख सकता हूँ ब्राइब अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने डेफिनेटली रिश्वत कैश में दी होगी। अब ब्राइब मेरा एक्सपेंस है, अब मैं कहता हूँ ये ब्राइब को मैं पीएल में डेबिट करूँ। अब आप शायद ये सोचेंगे नहीं सर डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, इलीगल एक्सपेंस है। खर्चे इलीगल हो लीगल हो क्या फर्क पड़ता है, आपको जाना है, आप बस एक ही चीज देखो, क्या सेक्शन 32 37 ने बोला है जाने के लिए, लीगल इनलीगल के ऊपर मत सोचो। तो ये जो ब्राइब है, अब मैं ब्राइब को जब अंदर ले जाना है तो मैं पहले सोचूंगा कि सेक्शन 32 37 ने परमिट किया कि नहीं किया। तो मैंने क्या देखा, कोई भी सेक्शन खड़ा होकर ये नहीं बोल रहा है कि हाँ जाओ एक खर्चे को डेबिट करो, तो इसीलिए मैं डेबिट नहीं कर पा रहा, लीगल इनलीगल की वजह से नहीं, मैं इसलिए डेबिट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि 30 37 में कोई भी सेक्शन खड़ा होकर ये नहीं कह रहा कि जाओ डेबिट, तो मैं बाहर के बाहर ही खड़ा रह गया। क्या ये बात समझ में आई? अब जो मैं समझा रहा हूं इसमें समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। प्रियंका, ये जो और एक नाम है सैंडी चौहान, आपका रियल नेम मुझे नहीं पता, पर अगर यही रियल नेम है तो आपको भी समझ में आया क्या? और कोई स्टूडेंट जिसको कोई डाउट है यहाँ तक बताइए। तो बहुत ही फंडामेंटली 30 से 37 का रोल मैं आपको समझा रहा हूँ। और देखिए यही हमारा अगले पार्ट में, क्योंकि देखिए ये हमारा ओवरव्यू है। अगर आपने देखा होगा पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन 30 से 37(1), हम इसकी बात कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़े बिना हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से खर्चे को डेबिट साइड में लेके जाना है, कौन से खर्चे को डेबिट साइड में नहीं लेके जाना है। ओके प्रियंका, वेरी गुड। तो कोई भी खर्चे को जब पीएन में लेके जाना होगा तो ये काम तो आपको करना ही करना। यहां तक समझ में आया? अब क्या हुआ, अब खर्चे एक एक करके पीएन के डेबिट साइड में डेबिट हो गए, ठीक है। अब यहां पे डेबिट होने के बाद अब वो खर्चे पीएन के डेबिट साइड में जाके बैठ गए। अब यहां पे भी इनकम टैक्स कहता है सारे खर्चे को कि देखो तुम 30 से 37(1) के किसी न किसी सेक्शन के कहने पे आप यहां पे आके बैठे हो, लेकिन अब तुम्हारे सामने सेक्शन 37(2)(b) से लेके 43(b) के नियम लगेंगे। सारे खर्चे को कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, इनकम टैक्स, कि सारे खर्चे तुम कोई ना कोई सेक्शन के कहने पे 30 से 37(1) के कोई ना कोई सेक्शन के कहने पे आप आके डेबिट तो हो गए, लेकिन अब तुम्हें 37(2)(b) से लेके 43(b) तक के सेक्शन की बातें माननी पड़ेगी। अगर तुम में से कोई भी खर्चा इनकी बातें नहीं मानता है, अगर तुम में से कोई भी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस डेबिट साइड में बैठा है ना, अगर तुम में से कोई भी 37(2)(b) से 43 की बातें नहीं मानता है तो तुरंत इस क्लास से बाहर, मतलब उस डेबिट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जैसे समझना, मैंने बैंक से लोन लिया, अभी जो मैं एग्जांपल लेता हूं उसी की बात कर रहा हूं। मैंने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट लग रहा है, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया टू इंटरेस्ट पेबल कर दिया। अब ये इंटरेस्ट को जब मैं डेबिट साइड में बिठाने गया तो मैंने सोचा कि भाई 37 में कौन कहता है कि जाके डेबिट हो जाओ, तो मुझे सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 दिखाई दिया। तो मैंने गेट पे बोला कि सर मैं 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 के कहने पे आया हूं यहाँ पे, तो उसने गेट खोला, मुझे बैठने दे दिया, मैं बैठ गया। अब ऐसे करके के सारे खर्चे आके बैठ गए। फिर इनकम टैक्स का एक आदमी आता है, बोलता है कि सारे खर्चे तुम जो बैठ गए यहाँ पे अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें 37(2)(b) से 43(b) की बातें माननी पड़ेगी। हमने कहा मानेंगे। अब 43(b) जब आया लास्ट में, उसने क्या कहा कि तुम में से कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसका नाम मेरी लिस्ट में आ रहा है, अगर हाँ तो तुम्हें ये खर्चों का भुगतान रिटर्न फाइल करने से पहले पहले करना है। क्या कहा 43(b) ने कि तुम में से कोई ऐसा खर्चा है जो मेरी लिस्ट में आता है। अब 43(b) की लिस्ट में 7 एक्सपेंस आता है। बोला कि आप में से कोई ऐसा खर्चा है जो मेरी लिस्ट में आता है, अगर आता है तो आप रिटर्न फाइल करने से पहले पहले पेमेंट करके आ जाना। अब उन 7 खर्चों में एक नाम था इंटरेस्ट पेबल टू बैंक। मैं तो डेबिट हो गया, बस मैंने तो पेमेंट किया ही नहीं, रिटर्न फाइल करने की डेट भी निकल गई, रिटर्न फाइल भी हो गया, पेमेंट किया ही नहीं। अब ये एक्सपेंस 43 बोलेगा तूने मेरी बात नहीं मानी, चलो निकलो बाहर यहां से। तो अंदर बैठने के बाद भी उसको बाहर निकलना पड़ा। इसको हम बोलते हैं डिसअलाउबिलिटी सेक्शन। डिसअलाउबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले अलाउ हुआ फिर डिसअलाउ हुआ, तो अलाउबिलिटी के बाद जब वापस बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डिसअलाउबिलिटी, उसको बोलते हैं डिसअलाउबिलिटी। क्लियर है? अब देखिए हमारा थर्ड टॉपिक उसी के ऊपर है, अगर आप देखें तो डिडक्शन डिसअलाउबिलिटी, ये वाला टॉपिक पार्ट 3। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 तो इतने बड़े हैं, अगर ये दोनों कर लिया तो समझ लो अराउंड 80% ऑफ
चैप्टर कंप्लीट। तो आपने डेबिट साइड में 30 से 37 अलाउबिलिटी, 37 2B से 43B डिसअलाउबिलिटी कर लिया, तो आपके एक्सपेंस पक्के हो गए। अब इसको दिमाग में रख के आप अकाउंटेंसी तैयार करो, और इसको रख के दिमाग में अकाउंटेंसी तैयार कर ली, और फिर जब पीएनएल आप लेके जाओगे इनकम टैक्स में, शायद इनकम टैक्स एक भी खर्चे को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो अकाउंटेंसी बनाते वक्त 30 से 37 को दिमाग में फिट करो, 37 2B से 43B को फिट करो, और फिर उसके हिसाब से काम करो। और उसके हिसाब से काम करने के बाद जब पीएनएल बनेगा, आपका कोई पीएनएल गलत हो ही नहीं सकता, इनकम टैक्स मानना ही पड़ेगा आपका। और अब रही बात इनकम की, तो जैसे एक्सपेंस अंदर आके बैठते वैसे इनकम भी, कई सारी इनकम होती है जो अंदर आके बैठ जाती है। और सेम कंसेप्ट, एक्सपेंस अंदर जाएगा तो एक्सपेंस को क्या करना है कि 30 से 37 में किसी के ना किसी एक सेक्शन के कहने पे उसको आके बैठना है। ठीक उसी तरह से इनकम में भी यही है कि सेक्शन 28 एंड 41 दो ही सेक्शन है, सेक्शन 28 और सेक्शन 41। तो अगर जब कोई भी इनकम पीएल के क्रेडिट साइड में आके बैठना चाहती है, तो वहां पे गार्ड आके यही बोलेगा कि तुम किसके कहने पे आए हो। तो जो असेसी होगा उसको ये कहना होगा, या तो 28 का नाम लेना होगा या 41 का नाम लेना होगा। सेक्शन 28 या 41 इन दोनों में से किसी एक सेक्शन का नाम ले लो और आप वहां जाके बैठ जाओ। तो अब 28 और 41 में दुनिया भर की इनकम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आप जब भी कोई इनकम अर्न करोगे और वो इनकम 28 या 41 में आ रही है, तो आप डेफिनेटली पीएल के क्रेडिट में जाके बैठ जाओ और कह दो, खुलेपन से कह दो उसको, गार्ड को, कि सर हम 28 के कहने पे आए, आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते, हम 41 के कहने पे आए, हमें अंदर जाना है। तो वो दरवाजा खोलेकर आपको पीएल के क्रेडिट साइड में बैठने मिलेगा। अब आप गलती से कोई इनकम ऐसी लेके आ रहे हो और उसका नाम 28 और 41 में नहीं है, तो कायदे से तो वो इनकम क्रेडिट साइड में डाल ही नहीं सकते, और गलती से डाल दी तो आपको वापस बाहर निकालनी पड़ेगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बाहर निकली थी, क्यों निकली होगी वो, क्योंकि उस इनकम का नाम 28 सेक्शन 28 या 41 में नहीं आ रहा होगा, इसलिए। तो अब अगर मैं कहूं कि अगर आपको इनकम टैक्स में पीएनएल बनाना है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर पीएनएल बनाना है तो डेबिट साइड में क्या होगा, सारे एक्सपेंस होंगे, और इस एक्सपेंस को यहां पे लिखने के लिए आपको सेक्शन 32 37(1) एंड 37(2)B से लेके 43B के नियम ध्यान रखने होंगे। अगर ये कंप्लीट कर लिया तो आपके एक्सपेंस साइड परफेक्ट हो गए। और क्रेडिट साइड में जब इनकम की बात करते हैं, तो आपको वही इनकम यहाँ पे क्रेडिट करनी है जो सेक्शन 28 एंड 41 में उसके नाम आते हैं। अगर सेक्शन 28 और 41 में उसके नाम आ रहे हैं तो आप क्रेडिट कर सकते हो, वरना आपको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज कंप्लीट किया। आई होप इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है अभी ये है कि भाई एक पीएनएल को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसा पीएनएल बनाओ कि इनकम टैक्स चाह के भी इसको मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाए, क्योंकि आप प्योरली अगर एज पर अकाउंटेंसी बनाओगे तो रमेश जैसे हाल हो जाएंगे। तो आप जब भी पीएनएल बनाओ तो अकाउंटेंसी होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन का भी ख्याल रखना होगा, नहीं तो रमेश जैसे हालत आपके सामने नजर आएंगे। चलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, आई होप आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और मजे आएंगे जब हम लोग और आगे इसके बढ़ेंगे। तो आज की क्लास एक बार हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।